जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 3 अगस्त 2025 और आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और बिना देर किए देखते हैं 1 बाई 1 करके क्वेश्चन के माध्यम से हर एक आर्टिकल को, हर एक न्यूज़ को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में वर्ल्ड लंग कैंसर डे जो है किस तारीख को मनाया गया। हाल ही में वर्ल्ड लंग कैंसर डे जो है किस तारीख को मनाया गया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा 1 अगस्त को। देखिए, वर्ल्ड लंग कैंसर डे जो है हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। इसका मकसद क्या होता है, तो इसका मकसद होता है फेफड़ों के कैंसर के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना। फेफड़ों का कैंसर दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत का कारण बनता है। भारत में इसके मामले जो है भारत में भी बढ़ रहे हैं। इस दिन लोगों को धूम्रपान छोड़ने, हवा की गुणवत्ता सुधारने और जल्द जांच करवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। और 2025 की थीम क्या रही है, तो 2025 की थीम रही है ब्रेकिंग बैरियर्स, चैम्पियनिंग अर्ली डेट डिटेक्शन एंड इक्वल केयर, जो है 2025 की थीम रही है। यानी कि रुकावटें तोड़े, जल्दी पहचान और बराबरी से इलाज जो है इसका अब की बार का थीम है। यह रिपोर्ट बड़े संगठन जैसे कि FIRS और WHO के द्वारा प्रकाशित की जाती है। FIRS बोले तो फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज़, FIRS का फुल फॉर्म होता है। अन्य देशों की तरह जो है भारत में भी सरकारें व स्वास्थ्य संगठन जो है लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समय रहते स्क्रीनिंग और इलाज से जान बचाई जा सकती है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है और इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में है, तो इसको याद रखिएगा ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। देखिए, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है ओडिशा राज्य के बरगढ़ जिले में जो है स्थित है। यह हीराकुंड डैम के पास फैला हुआ है और लगभग 347 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह भारतीय बाइसन, यहाँ पर जो है भारतीय बाइसन, तेंदुआ, चारसिंगा, सांभर, जंगली सुअर और वन्य कुत्ते आदि जो है पाए जाते हैं। प्रमुख वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो जैसे कि साल, असाना, बीजा, धौरा जैसी सूखी पर्णपाती प्रजातियाँ जो है वनस्पतियों की यहाँ पर पाई जाती है। अभयारण्य 1985 में घोषित हुआ और पक्षियों और जलीय जीवों के लिए भी यह जो है प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र ओडिशा में जैव विविधता और संरक्षण के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार यहाँ बाघ पुनर्स्थापना, मानव पशु संघर्ष समाधान जैसे खास संरक्षण पहल भी किए जाते हैं। यह अभयारण्य जो है देश विदेश के प्रकृति प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में मेघालय अनानास महोत्सव का जो है तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में मेघालय अनानास महोत्सव का तीसरा संस्करण जो है कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। देखिए, मेघालय अनानास महोत्सव जो है इसका तीसरा संस्करण 1 से 3 अगस्त 2025 तक दिल्ली हाट INA नई दिल्ली में जो है आयोजित हो रहा है। इस महोत्सव का आज अंतिम दिन है, आज बोले तो 3 अगस्त को। ठीक है, इस आयोजन का मकसद जो है मेघालय के जैविक अनानास को देश और विदेश में पहचान दिलाना है। इसे जो है मेघालय सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है और फार्मर संगठनों का बड़ा योगदान रहता है। मेले में अनानास के अलावा राज्य की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और आदिवासी उत्पाद भी दिखाए जाते हैं। पिछले वर्षों में जो है इसकी वजह से अनानास के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात व ब्रांडिंग को जो है प्रोत्साहन मिला। प्रधानमंत्री व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी आयोजन की सराहना की है। मेघालय के री भोई और गारो हिल्स जिले अनानास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में अनानास का जो है त्यौहार
राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ मेघालय द्वारा इस तरह मनाया जाता है, जिससे कि राज्य की कृषि और पर्यटन को जो है बढ़ावा मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है इसके नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है इसके नए प्रमुख के रूप में जो है किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखिएगा, डॉक्टर ए राजराजन। किनको? डॉक्टर ए राजराजन को। तो देखिए ये हैं डॉक्टर ए राजराजन। इनको जो है 1 अगस्त 2025 से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है। डॉक्टर राजराजन जो है इससे पहले सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के निदेशक थे। वे कंपोजिट तकनीक के विशेषज्ञ हैं, जिसका उपयोग रॉकेट और सैटेलाइट में होता है। उनकी अगुवाई में विक्रम एस भारत का पहला निजी रॉकेट भी लॉन्च हुआ था। निदेशक के रूप में वो इसरो की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे कि गगनयान और अंतरिक्ष लॉन्च मिशनों को आगे बढ़ाएंगे। उनकी नियुक्ति से जो है इसरो में तकनीकी नवाचार और निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। यह नियुक्ति जो है इसरो की आधिकारिक वेबसाइट और प्रमुख समाचार माध्यमों से पुष्टि हुई है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध जो है हटा लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज खेलों यानी कि पारंपरिक या विरासत खेलों पर से प्रतिबंध हटाया है, तो इसको याद रखिएगा, पंजाब की राज्य सरकार ने। किसने? पंजाब की राज्य सरकार ने। देखिए पंजाब सरकार जो है 28 साल के बाद हेरिटेज खेलों जैसे कि बैलगाड़ी दौड़, घुड़दौड़, कबूतरबाजी और कुतों की दौड़ पर से जो है प्रतिबंध हटा लिया है। यह प्रतिबंध जो है 1997 से लगा हुआ था, मुख्यतः पशु क्रूरता को रोकने के कारण जो है ये लगाया गया था। 2025 में पंजाब विधानसभा में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स जो है बिल पारित करके यह अनुमति दी गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने यह कदम परंपरागत ग्रामीण संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए उठाया। नए कानून के तहत इन खेलों में पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता को रोकने के लिए सख्त नियम तय किए गए हैं। अधिकारियों द्वारा इन खेल आयोजनों की निगरानी होगी ताकि पशुओं के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो सके। राज्य सरकार का मानना है कि इन खेलों से युवा फिर से अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे और नशे जैसी सामाजिक समस्याओं से दूर रहेंगे। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में यह फैसला खुशी और लोक परंपराओं के पुनरुत्थान का कारण बना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश जो है घोषित किया गया है, तो इसको याद रखना है, अफ़गानिस्तान को। देखिए अफ़गानिस्तान जो है इसे संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है। अफ़गानिस्तान की लगभग 75% आबादी आजीविका, असुरक्षा और कुपोषण से जूझ रही है। 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोगों को तत्काल खाद्य सहायता की जो है ज़रूरत है। मुख्य कारण इसका क्या है, तो लगातार ड्राउट यानी कि सूखा, गरीबी, रोजगार की कमी, घरेलू संघर्ष और तालिबान शासन के चलते जो है महिलाओं पर रोक टोक जो है इसके मुख्य कारण हैं। लाखों प्रवासियों की वापसी, विदेशी सहायता में भारी कटौती और खेती की हालत कमज़ोर होने से संकट और गहरा हो गया है। देश के कई इलाकों में फसलें बर्बाद हो गई और पशुपालन भी प्रभावित हुआ। महिलाओं और बच्चों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। कई घरों में खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट जो है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस द्वारा प्रकाशित होती है, जिसमें अफ़गानिस्तान लगातार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज के अगली प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल शुरू की है, तो इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की नई पहल शुरू की है। प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, तो प्रोजेक्ट का मकसद है
प्लास्टिक प्रदूषण कम करना और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना। रोजाना 54 लाख किलो गोबर से बायो प्लास्टिक, कपड़ा, पेपर, खाद और बायोगैस जैसे उत्पाद तैयार होंगे। इस शोध को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और बाबू BBAU लखनऊ के वैज्ञानिकों ने पेटेंट भी कराया है। बायोप्लास्टिक बनाने की तकनीक लागत को 200 गुना कम करती है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। राज्य सरकार के हर गांव ऊर्जा केंद्र मॉडल और गौ सेवा आयोग ने इस प्रोजेक्ट को लागू किया है। यह पहल गांवों में रोजगार बढ़ाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। भारत में पहली बार किसी राज्य ने इतनी बड़ी मात्रा में गोबर से वस्त्र और बायोप्लास्टिक बनाने की शुरुआत की है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित किया है? किस राष्ट्रीय उद्यान ने जो है भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की है? तो इसको याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। किसने? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, यह राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है और इसने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना जो है मार्च से मई 2025 के बीच आयोजित की। इस जनगणना में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य दुर्लभ और संकटग्रस्त घास भूमि पक्षियों का पता लगाना और उनका संरक्षण करना। कुल 43 घास भूमि पक्षी प्रजातियों का दस्तावेज तैयार हुआ, जिसमें एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड और 2 इंडेंजर्ड और 6 वैल्यूनरेबल प्रजातियां जो है शामिल हैं। फिन्स वीवर, बंगाल फ्लोरिकन, स्वयं ग्रास बबलर जैसी विशेष प्रजातियां भी इसमें चिन्हित की गई है। यह जनगणना जो है लोगों को पारिस्थितिक संतुलन और वन्य जीव संरक्षण की गंभीरता समझाने में मदद करेगी। काजीरंगा 70% घास भूमि क्षेत्र से ढका है, जो पक्षियों के लिए आदर्श आवास है। पहली बार चारागाह पक्षियों की जनगणना जो है एकॉस्टिक तकनीक से करने वाला काजीरंगा भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? हाल ही में किसने नौसेना उप प्रमुख का जो है पदभार ग्रहण किया है? तो इसको याद रखिएगा, संजय वात्स्यायन ने। देखिए, संजय वात्स्यायन जो है, ये है संजय वात्स्यायन, आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं इमेज में, तो ये है संजय वात्स्यायन। इन्होंने जो है 1 अगस्त 2025 को भारत के नौसेना उप प्रमुख का पदभार संभाला है। वे भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख बने हैं। वे गनरी और मिसाइल सिस्टम के विशेषज्ञ हैं। 3 दशक से अधिक लंबा सैन्य अनुभव रखते हैं ये। इससे पहले वे पूर्वी बेड़े के कमांडर और कई महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रह चुके हैं। उन्होंने नई दिल्ली, पुणे, मुंबई और विदेश की प्रमुख सैन्य अकादमियों में प्रशिक्षण भी लिया है। सैन्य प्रशिक्षक एकीकृत रक्षा स्टाफ के डिप्टी कमांडेंट भी रहे हैं। एक्सीलेंस और नेतृत्व के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और नौसेना मेडल जो है इससे सम्मानित किया गया है। वह उप प्रमुख बनकर नई पीढ़ी के नौसैनिक अभियानों और तकनीक प्रसार को मजबूत करेंगे। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो इसको याद रखिएगा, 25%। कितना? 25%। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने 1 अगस्त 2025 से, कब से? 1 अगस्त 2025 से भारतीय निर्यात पर 25% टैरिफ जो है लगाने की घोषणा की है। टैरिफ बोले तो इंपोर्ट ड्यूटी। यह टैरिफ भारत से अमेरिका जाने वाले सभी सामानों पर लागू होगा, यानी कि ब्लैंकेट टैरिफ, यानी कि कोई छूट नहीं। इससे मुख्य रूप से वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम पदार्थ, रत्न, आभूषण और फार्मा जैसे सेक्टर प्रभावित होंगे। ट्रंप प्रशासन का मकसद अमेरिका भारत व्यापार घाटा कम करना व अपने हितों की रक्षा करना है। भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात करीब $86.5 का है। नए टैरिफ नीति भारत समेत 69 देशों पर लागू की गई, जिसमें भारत सबसे सख्त दर रखी गई है, यानी कि इस पर कोई छूट नहीं है।
ट्रंप ने रूस से भारत के तेल और सैन्य उपकरण खरीदने पर अतिरिक्त दंड की भी चेतावनी दी है। इस फैसले से भारत की जीडीपी अनुमानित 0.2% तक प्रभावित हो सकती है, लेकिन भारत के दवा, ऊर्जा और कुछ अन्य क्षेत्रों को फिलहाल छूट मिली है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गई होंगी। ठीक है, तो आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूं कि हाल ही में जो नया ब्लड ग्रुप मिला है उसका नाम क्या है। आपको इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि हाल ही में जो नया ब्लड ग्रुप मिला है उसका नाम क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो क्लास आपको कैसा लगा इसको मेंशन करना ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा जो है उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर तरीक़ा से तैयार करा सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।